आज पीएम मोदी देवभूमि में भरेंगे चुनावी हुंकार। ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में पीएम की जनसभा। पीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी बीजेपी। 3 और 4 अप्रैल को जेपी नड्डा का भी उत्तराखंड दौरा। कार्यकर्ताओं को जीत का देंगे मन। केदारनाथ हेली सेवा का किराया 5% तक बढ़ा। टिकट की बुकिंग के लिए पंजीकरण अनिवार्य। 10 मई को खुलेंगे बाबा की कपाट। पहाड़ों के जंगल में आग की 5 और घटनाएं। सूचना देने के लिए नंबर जारी। इस सीजन में 39 का आंकड़ा पार। बिजली बकायेदारों पर सख्त हुआ। ऊर्जा निगम 170 उपभोक्ताओं को नोटिस। मार्च में अभियान से 3 करोड़ वसूला। उत्तराखंड में मौसम बदला। गंगोत्री में बर्फबारी, तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी और देहरादून में छाए बादल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं जो कि ऊधम सिंह नगर से आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे, चुनावी प्रचार करेंगे और रुद्रपुर से उत्तराखंड में प्रचार का आज से आगाज शुरू हो जाएगा। तो पीएम मोदी की रुद्रपुर में विशाल जनसभा भी होने वाली है और पीएम की रैली के जरिए चुनाव प्रचार का जो अभियान है उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। तो प्रदेश में प्रचार अभियान का आगाज करेगी भाजपा और पार्टी की ओर से रैली की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और आज सुबह तकरीबन बताया जा रहा है तकरीबन 11 बजे यानी अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर पहुंचेंगे और दोपहर 12 बजे के करीब जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का। चूंकि 12 बजे संबोधन होगा, 11 बजे यानी अब से कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे और भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा भी देखा जाएगा। सीधा रुख करेंगे। 11 बजे पीएम नरेंद्र मोदी रुद्रपुर पहुंचेंगे और पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील भी करते नजर आएंगे। चुनावी जनसभा का आगाज आज से उत्तराखंड में शुरू होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उत्तराखंड की धरती पर नजर आएंगे। तमाम दिग्गज इस दौरान मौजूद रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे, मंच साझा करते नजर आएंगे। रोड शो होगा, रैली होगी और जनसभा भी होगी। तो इससे पहले तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं कार्यकर्ताओं की ओर से प्रशासनिक तौर पर और इसके साथ ही साथ भारी हुजूम उमड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। तो रुद्रपुर से उत्तराखंड में प्रचार का आगाज होगा और पीएम मोदी की रुद्रपुर में विशाल जनसभा है और इस जनसभा में भारी संख्या में लोगों के एकत्रित होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये पहली रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड में। शाहिद खान रुद्रपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, पूरी तैयारी हो चुकी है और उल्लास भी देखा जा रहा है कार्यकर्ताओं में। अब किस तरह की अपडेट आपको मिल पा रही है? शाहिद, आपको आवाज पहुंच रही? शाहिद से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ऊधम सिंह नगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा है। चुनावी प्रचार के तौर पर उत्तराखंड की धरती पर उतरते नजर आएंगे और प्रत्याशी के लिए वोट की अपील आग्रह जनता से करते नजर आएंगे। तो इस वक्त की ये खबर, पीएम की रैली के जरिए चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत भी हो जाएगी और तमाम दिग्गज इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो पार्टी की ओर से रैली की तैयारी पूरी हो चुकी है। शाहिद, जिस तरह से तैयारी देखी जा रही है उत्तराखंड में, ये पहली रैली है उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसको लेकर के काफी उत्साह और जोश भी कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है। क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ अपडेट अभी तक मिल पा रहा है?
और शाहिद हमारे साथ हैं। और शाहिद, आपको आवाज पहुंच रही? और संपर्क नहीं हो पा रहा है शाहिद से। फिलहाल खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं उधम सिंह नगर से, और पूरी तरह से चुनावी मूड में नजर आ रही है भाजपा। और कुछ ही समय बचा है लोकसभा चुनाव का, जिसको लेकर के प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और लक्सर से खबर आ रही है। लक्सर से खबर है, लोकसभा चुनाव को लेकर के पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। लक्सर पुलिस ने चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला है। लोकसभा चुनाव को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, मुस्तैद है और नजर अपनी बनाए हुए है। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। तो लक्सर से आपको ये खबर बता रहे हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी भी देखी जा सकती है फ्लैग मार्च के जरिए। और अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन देखा जा सकता है। लक्सर से आपको ये खबर बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव के लिहाज से प्रशासनिक तौर पर भी तैयारी देखी जा रही है। पुलिस प्रशासन हर जगह अपनी नजर बनाए हुए हैं और अराजक तत्वों को लेकर के भी पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई भी देखी गई है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं लक्सर से, चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया है। तो लक्सर पुलिस ने चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। इस वक्त की आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ता जहां पर पूरी तैयारी कर रहे हैं तमाम दलों के, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी अपनी अपनी तैयारी पूरी करके बैठे हैं। और इसके साथ ही साथ हर जगह नजर भी बनाए हुए हैं। फ्लैग मार्च के जरिए अराजक तत्वों पर भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। और नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह ने नैनीताल में किए जा रहे चौराहों के चौड़ीकरण व डीएसए मैदान में चल रहे सौंदर्यीकरण का कार्यों के सहित ठंडी सड़क में किए गए उपचारात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पंत पार्क से फड़ हटाने के साथ ही कार्यदायी संस्था को नगर में चल रहे सौंदर्यकरण और सड़क चौड़ीकरण के कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं पार्किंग और सड़क चौड़ीकरण के लिए भी डीएम ने सभी विभागों को कहा है कि तत्काल कार्य पूरे करें, ताकि पर्यटन सीजन के दौरान पर्यटकों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने शहर में यातायात को बेहतर करने के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी स्वयं नगर में चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने पहुंची। माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका अभी नैनीताल की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर गतिमान है। हम लोग पूर्व से ही कुछ काम जो जंक्शन चौड़ीकरण के हैं वो सब कर रहे हैं और कुछ कार्य यहाँ डीएसए के ब्यूटिफिकेशन के भी गतिमान हैं। तो आज उसके क्रम में जो जंक्शन सुधारीकरण के काम है और डीएसए में जो पार्किंग इत्यादि ये सब चीज़ें डेवलप करने का काम चल रहा है, उसका आज हम लोगों ने विभागीय अधिकारियों के साथ देखा है उसको, क्योंकि अभी रिसेंटली उसमें स्टेटस रिपोर्ट भी ऑनरेबल कोर्ट को फाइल करी जानी है, जो भी प्रयास एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें कर रही हैं। तो मौके पर काम में गति आ जाए और जो सीज़न है, टूरिस्ट सीज़न हमारा शुरू हो जाता है गर्मियों का, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है ये जंक्शन इम्प्रूवमेंट वगैरह से, उसका लाभ टूरिस्ट को मिल पाए और जो व्यवस्था है शहर की ट्रैफिक की वो बनी रहे, उसके लिए आज ये इंस्पेक्शन हम लोगों ने किया। और हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया।
5 से 6 दबंग युवकों ने अस्पताल की डॉक्टर और कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना में पीड़ित स्टाफ की तहरीर पर बहादुराबाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि आज कुछ युवक एक युवती का इलाज कराने अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल के स्टाफ ने युवकों से ओपीडी की पर्ची बनाने के लिए कहा है और युवक आग बबूला हो गए। देखते ही देखते युवकों ने अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट और अन्य कर्मचारियों को पीटना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए सीसीटीवी फुटेज के भी आरोपी युवक लाठी डंडों से मारपीट करते दिखाई दिए। सीओ ज्वालापुर शांतनु पारासर का कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। में तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें डॉक्टर द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि कुछ लड़के, जो 4-5 लड़के आए थे जो इलाज करने के लिए आए थे, कुछ विवाद होने पर उनके द्वारा डॉक्टर के साथ मारपीट की गई है। इसमें ये देखा गया कि जैसे सीसीटीवी में दिख भी रहा है कि डॉक्टर के साथ काफ़ी मारपीट की गई है और उसमें से एक लड़के को उसने चिन्हित भी कर लिया है जो आसपास के ही रहने वाला है। इस संबंध में एफआईआर पुलिस ने कर ली है तथा इसकी जांच की जा रही है तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिए गए। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है उसमें जैसा बता रहे हैं कि कुछ इलाज को संबंधित कोई विवाद था जिसमें वो पर्ची नहीं कटाना चाह रहे थे और इसी पे उनके विवाद पे उन्होंने मारपीट की और पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। ये मैक्सवेल हॉस्पिटल की घटना है जो बहादुराबाद में है और इसमें अभी जितना कैमरे से दिख रहा है 4-5 लोग हैं, उसमें एक लड़की भी है जिसकी आइडेंटिफिकेशन की जाए। ये जो डॉक्टर के साथ जो सपोर्टिंग स्टाफ वहाँ पे था उसके साथ भी मारपीट हुई है। एक गार्ड का भी नाम इसमें आया जिसके साथ मारपीट हुई है। सर, हमारे हॉस्पिटल से एक लड़का और एक लड़की इमरजेंसी में आए। उनमें से जो लड़की थी उसको काफ़ी चोट थी हाथ पे, तो उसी को देखते हुए हमारे जो इमरजेंसी में ऑन ड्यूटी आरएमओ थे, डॉक्टर थे और जो स्टाफ थे साथ में इमरजेंसी के, उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। बस इसी की देर है सर, उन्होंने एक ओपीडी पेपर की डिमांड की उनसे बनवाने की, जो कि एक फ़र्स्ट स्टेप है एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस टू द हॉस्पिटल। तो सर वो तैश में आ गए। उन्होंने अपने साथ वालों को, 3 लोगों को बुलाया और हमारे डॉक्टर को और हमारे स्टाफ को बहुत ही बेरहमी से मारा। हमारे डॉक्टर को तो इवन की पटक के उन्होंने इमरजेंसी में ही मारा है, नीचे फेंका है उनको। आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे डॉक्टर्स ही सेफ़ नहीं है तो फिर हम आगे क्या डिमांड कर सकते हैं। और अब देहरादून अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा है कि 16 मार्च से अभी तक इलेक्शन सीजन मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत राज्य में अभी तक 10 करोड़ 71 लाख मूल्य की जब्ती हुई है। राज्य पुलिस व इनकम टैक्स के सबसे ज्यादा जब्ती की है और इसके साथ ही अन्य विभाग भी बेहतर काम कर रहे हैं। ESMS पर भी एक्टिविटी को दर्ज किया जाता है। राज्य में पूरी सख्ती के साथ आदर्श आचार संहिता का पालन भी कराया जा रहा है। आदर्श आचार संहिता जो प्रभावी हुआ था 16 मार्च से प्रभावी हुआ था और 16 मार्च से प्रभावी होने के उपरांत जो पिछले 16 दिवस पूर्ण हुए हैं, इस अवधि में निर्वाचन आयोग के द्वारा इलेक्शन सीजन मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया गया था। ESMS व्यवस्था ये प्रथम बार राज्य में प्रयोग किया जा रहा है। इसके माध्यम से जनपद में जितने भी विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इसमें पुलिस विभाग है, इनकम टैक्स है, एक्साइज विभाग, कस्टम्स और अन्य सभी विभाग इसके ऊपर इस पोर्टल के माध्यम से रिपोर्टिंग का कार्रवाई करेंगे। इस पोर्टल पर रिपोर्टिंग प्रारंभ करने के उपरांत जो अब तक की प्रगति है, गत 16 दिवसों में 16 मार्च से लेकर आज तक की तिथि तक 10 करोड़ 71 लाख का सीजर का मूल्य हमको प्राप्त हुआ है। नैनीताल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल में रोड शो किया और जिसमें वरिष्ठ के भाजपा कार्यकर्ताओं सहित नैनीताल विधायक सरिता
आर्य भी मौजूद रहे। अजय भट्ट ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें दोबारा नैनीताल लोकसभा के लिए टिकट दिया है, जिसे भाजपा के साथ स्थानीय जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। रुद्रपुर में होने जा रही प्रधानमंत्री की रैली को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया। नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने कहा कि देश की जनता मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हुए भाजपा का दामन थाम रहे हैं। जबरदस्त उत्साह है जनता में, कार्यकर्ताओं में तो उत्साह का कोई पैमाना ही नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि जनता ने इस इलेक्शन को अपने हाथ में ले लिया है, पूरे चुनाव को। ऐसा उत्साह पब्लिक में मैंने कभी नहीं देखा है। माताएं, बहनें, जवान, बुजुर्ग, सबकी जुबान पर एक ही नाम है, मोदी जी का। माननीय सांसद अजय भट्ट जी को समर्थन देने और वोट देने के लिए, और हर किसी को होड़ हो रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें, तो अभी हम लोग सभी को ज्वाइन करा रहे हैं। मैं सबका आभार और धन्यवाद भी करती हूँ और सबसे अपील भी करती हूँ कि अपने वोट का उपयोग करिए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दीजिए। मोदी की गारंटी तो देखिए हर चीज में है। आज देखिए पार्टी आगे बढ़ रही है। जहां पर महाराजपुर गांव में आयोजित नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ निर्दलीय प्रत्याशी पवन कश्यप ने फीता काटकर किया। इस दौरान पवन कश्यप ने कबड्डी टीम के खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उन्हें पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करने के टिप्स भी दिए हैं। पवन कश्यप ने कहा कि भारत के कोने कोने में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों को सही समय पर सही मंच पर लाकर तराशने की जरूरत है, तभी जाकर वह दुनिया में देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इस मौके पर कबड्डी टीम के कोच सतीश कश्यप ने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी व कश्यप समाज के नेता पवन कश्यप द्वारा खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया गया, जो कि सराहनीय है। पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज का दिन जरूर बिजी रहा, लेकिन आज का जो दिन था वो आने वाले समय में इतिहास रचने वाला है, क्योंकि आज जो एक महाराजपुर में एक टूर्नामेंट था जहां मुझे बुलाया गया था। आप देख सकते हैं कि मेरी छोटी बहनें मेरे साथ में खड़ी हुई हैं और ये जो मेडल है, जो ये मेडल जीत के लाए हैं, ये आने वाला भविष्य है। जिस प्रकार से सरकार कहती है कि युवा और महिलाएं भविष्य है, मगर युवा और महिलाओं पर सरकार फोकस नहीं कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि आज जो हमारी छोटी बहनें हैं, इन्होंने कबड्डी की मैच में विजय प्राप्त किया है। बात तो धन्यवाद कि ये हमारे बीच गए पवन कश्यप जी, जो हमारे टूर्नामेंट में महाराजपुर कला में हमारा जो सूर्य अकेडमी उद्घाटन था उसमें गए, उन्होंने अपना योगदान दिया और हमें साहस बढ़ाया कि हम हमेशा आपके साथ हैं, इनका साथ हमारे साथ बना रहेगा सर। आज हमारा जो गर्ल्स का टूर्नामेंट था उसमें दूर से भी टीमें आई हुई थी, जिसमें राजस्थान ने फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया और हमारी टीम जो सूर्या अकेडमी थी उसका सेकंड प्राइज था सर। जिस प्रकार इन्होंने हमें मोटिवेशन किया वहाँ पर जाकर गर्ल्स को, पहली बात तो गर्ल्स को मोटिवेशन किया, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने बताया कि हम आपके साथ बने रहेंगे सर, अगर तुम्हें। आज हमारा महाराजपुर के अंदर गर्ल्स टूर्नामेंट था, जिसमें हमारे सांसद प्रत्याशी पवन कश्यप जी उनको आशीर्वाद देने के लिए गए। सबसे पहले तो मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इतने कीमती टाइम से निकाल कर उन्होंने हमें इतना टाइम दिया, क्योंकि आज के टाइम में गर्ल्स को कोई सपोर्ट नहीं करता, पर उन्होंने माइक के द्वारा हमें विश्वास दिलाया कि मेरा पूरा सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा और हमेशा ही मैं आपको सपोर्ट करता रहा। लोकसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारी के साथ ही निर्वाचन आयोग इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में जुट गया है, लिहाजा मतदान के प्रति जागरूकता के लिए लगातार अभियान भी चलाए जा रहे हैं। हल्द्वानी में ARO AP वाजपेयी ने नगर निगम की बैडी सेना को बूथ अवेयरनेस ग्रुप से जोड़कर मतदाता जागरूकता अभियान चलाने की मुहिम की शुरुआत की। सहायक निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि 2019 के चुनाव में हल्द्वानी विधानसभा के जिन बूथों में कम मतदान हुआ है, वहां मतदाता जागरूकता तेजी के साथ चलाए जाने को लेकर निर्देश दिए गए। युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करना बेहद जरूरी है और लगातार कई माध्यमों से अपील की जा रही है ताकि युवाओं को सरकार चुनने के लिए प्रेरित किया जाए, उन्हें लोकतंत्र की महत्ता को भी समझाया जा सके।
देखिए, इस बार मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय और जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जिन पोलिंग बूथ पर 2022 में लो वोटर टर्नआउट था और 2019 में जिनमें लो वोटर टर्नआउट था, उन बूथ को फोकस करते हुए वोटिंग परसेंटेज को 75% के एवरेज तक ले जाने का प्रयास किया जाना है। उसी के क्रम में प्रत्येक पोलिंग बूथ के लिए बूथ अवेयरनेस ग्रुप बनाए गए हैं और बूथ अवेयरनेस ग्रुप के माध्यम से जहां हम वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए जो लोग निष्क्रिय हैं उनको मतदान के लिए प्रेरित करते हैं, वहीं एथिकल वोटिंग के लिए भी उनको प्रेरित करते हैं। इसी क्रम में चूँकि हल्द्वानी में बैणी सेना एक नगर क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है, तो और देहरादून में बीते दिन शहर में एक युवक के अपहरण की घटना सामने आई थी, जिस पर एक महिला ने पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके बेटे को उसके गांव के कुछ लोग जबरन उठा ले गए, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करने पर पाया कि मूल रूप से बिहार की रहने वाली शिकायतकर्ता माया देवी का बेटा बादल अपने गांव की एक युवती से प्रेम करता था, लेकिन उसकी शिकायत उसकी शादी किसी अन्य से होने के चलते नाराज था। ऐसे में युवक ने कुछ फोटोग्राफ्स भेजे, जिससे युवती की शादी टूटने तक की नौबत आ गई, जिससे नाराज परिवार वालों ने युवक को गांव ले जाकर उसे पंचायत के सामने माफी मांगने को अपने साथ ले गए और बाद में आपसी समझौते पर बात बन गई। शाम थाना डालनवाला के क्षेत्र में एक अपहरण की सूचना श्रीमती माया देवी है, जो मूल रूप से समस्तीपुर बिहार की रहने वाली है। उनका परिवार यहाँ पे रहता है, जिसमें उनका बेटा बादल है, वो भी यहाँ मजदूरी का कार्य करता है। वो लोग यहाँ पर रह रहे थे। उनके द्वारा बताया गया कि उनके गांव के कुछ लोग हैं जो उसको शायद ज़बरदस्ती ले गए हैं। इसके आधार पर सूचना मिलने के बाद में जब तलाश की गई तो एक ई रिक्शा की फुटेज हमें प्राप्त हुई। ई रिक्शा में कुछ लोग उस लड़के को ले आते हुए दिखाई दिए थे। साथ ही साथ जब उसका और वेरिफिकेशन किया गया तो पता चला एक गाड़ी से 3-4 लोग बैठकर उस लड़के को लेकर निकले हैं। जब उस गाड़ी के संबंध में और आगे फुटेज से जानकारी की गई तो पता चला गाड़ी हरिद्वार की तरफ गई, टैक्सी नंबर की है, जिसके आधार पर समस्त आसपास के जनपदों को शेयर किया गया और हरिद्वार में चेकिंग के दौरान उस गाड़ी को पकड़ लिया गया, जिसमें से लड़का बरामद हुआ। और भाजपा नेता मोहित गोस्वामी ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर से कार्य करते हैं, वे सभी को साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से भी लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इससे यह समझाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी से उनके कार्यकर्ता किस तरह नाराज है। उन्होंने कहा कि वह लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाकर अजय भट्ट के पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। साथ ही जनता का रुझान भी भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में देखने को मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए महंगाई और बेरोजगारी का दिखावा करने का काम कर रहे हैं, जबकि मोदी सरकार में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने 2 अप्रैल को भी रुद्रपुर में होने वाली, यानी कि आज होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए कहा कि यह एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत स्वर्णिम काल की ओर अग्रसर हो रहा है। नहीं, हमने पहले ये बात कही थी कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और दूरभाष के माध्यम से मैं कंटिन्यू भट्ट जी के संपर्क में हूँ और उन्हें अपने जो भी युवा है उनसे उनके अंतर्गत उनसे काम करवाते रह रहे हैं। और जनसंख्या तो जितने लोग, मेरे ख्याल से 1 लाख लोग के आसपास, 1 से प्लस हो पाएंगे। और जो वो ग्राउंड है, उस ग्राउंड में इतनी लोगों की वो भी नहीं है ना, इतने लोग आ भी नहीं सकते उस ग्राउंड में। वो ग्राउंड थोड़ा छोटा है, शहर का बीच का ग्राउंड है और जगह हम लोगों के पास थोड़ा कम है। खबर विकासनगर से है, जहां पट्टेहरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी महारानी राज्यलक्ष्मी शाह ने सहसपुर विधानसभा में ताबड़तोड़ जनसभाएं और जनसंपर्क करते हुए लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस दौरान शाहपुर कल्याणपुर क्षेत्र में हुई जनसभा में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। जनसभा में सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडेर ने केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी महारानी राज्यलक्ष्मी शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य को भाजपा के डबल इंजन वाली सरकार की जरूरत है।
अच्छा रिस्पॉन्स है पब्लिक में, सभी कार्यकर्ताओं में अभी, और बहुत ही अच्छा है। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स। प्रदेश को दोबारा डबल इंजन चाहिए, प्रदेश को, देश को, सब जगह को डबल इंजन चाहिए ताकि हमारा सभी लोगों का काम इजीली हो जाए। थैंक यू। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का